यह मेरा पहला कहानी है जो मैंने लिखा है। आज मैं तुम सबको एक रोमांचक और एडवेंचरस कहानी की सैर पर ले जाने वाली हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी लेखक नहीं हूँ, बल्कि हर दूसरे लड़के की तरह एक सिंपल से लड़का हूँ। मैं अपनी कल्पनाओं को शब्दों में लिखना चाहती हूँ। धन्यवाद। गुना 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 गुना। श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मांड को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए ब्रह्मदेव ने ब्रह्मास्त्र के साथ कुछ अस्त्र बनाए थे। ये कहानी उन्हीं अस्त्रों में से एक अस्त्र श्वेत अस्त्र की है और साथ ही उससे जुड़े कुछ लोगों की। कहानी की शुरुआत शिमला में होती है। पूनम की रात में चांद की हल्की सफेद रोशनी ने पूरे शिमला को अपनी चपेट में ले रखा था। ठंडी हवा के झोंके घने पेड़ों से होकर सुर्स सुर्स की खौफनाक आवाज में बह रहे थे। एक जंगल जिसमें बड़े बड़े देवदार के वृक्ष थे, जिसकी पत्तियां हवा से सरसरा रही थी, जैसे आपस में कुछ खुपूसा रहे हो, किसी अनहोनी के घटने की चेतावनी दे रहे थे। पेड़ों की डालियों पर पशु पक्षी अपने अपने घोंसलों में दबकर बिलकर बैठे थे, जैसे किसी बुरी शक्ति ने उनके इलाके में कदम रखे हो। उस सुनसान रात में वो जंगल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी सन्नाटे को चिरते हुए एक 30-32 साल का आदमी उस जंगल में कुछ इस कदर भागे जा रहा था, मानो अगर वो रुका तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आसमान में चांद उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा था, जैसे इस भयावह जंगल में चांद उस आदमी का अकेला साथी हो। रात के 2 बज रहे थे। अक्टूबर का महीना और शिमला की वो भयानक सर्दी, फिर भी उस आदमी के माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें थी। वो बार बार पीछे पलटकर देख रहा था, मानो कोई उसके पीछे पड़ा था। तभी वो एक जगह आकर रुकता है। घुटनों पर हाथ रखकर वो जोर जोर से हाफ रहा था, क्योंकि उसके पैरों में अब इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो आगे बढ़ पाए। अगले ही पल उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वो पलटता है, उसे एक शख्स दिखाई देता है जो आम इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उस शख्स को देख उसकी सांसें जोर जोर से चलने लग जाती है, वो डरने लग जाता है। घिरे घिरे वो शख्स अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहा था। करीब 6-7 फुट का वो होगा। वो इतना बलशाली दिख रहा था कि कोई भी इंसान उसे देखते से ही कांप उठे। उस आदमी ने अपने शरीर पे काले रंग के कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक तलवार थी। वो किसी योद्धा की तरह दिख रहा था। उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर चांद की रोशनी में उसकी हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें जो सफेद पीले रंग में चमक रही थी, वो उस आदमी को एकटक घूर रही थी। अगले ही पल वो दूसरा आदमी डरते हुए हकलाते हुए कहता है, ममम मुझे छोड़ दो, मुमू मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा प्लीज, मुझे छोड़ दो। वो काले कपड़े वाला आदमी कुछ नहीं कहता, बस उसकी तरफ कदम बढ़ाता रहता है। ये देखकर वो दूसरा आदमी फिर घबरा जाता और पीछे की ओर भागने लगता है। भागते भागते वो एक खाई के किनारे तक पहुंचता है और हमें कुछ ही पलों में उसकी चीख सुनाई देती है, आ। वो भयावह शख्स अपनी असुरी हंसी हंसने लग जाता है। हा 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 हा। फिर वो हंसना बंद करके जंगल में दहाड़ा, कालकिया हूँ मैं, पृथ्वीवासियों सुना तुम लोगों ने, कालकिया हूँ मैं, तुम सबका काल हूँ मैं। उस शख्स की भयभीत करने वाली आवाज सुनकर जंगली पशु पक्षी भी चीखने लगे, पक्षी झुंड बनाकर वहां से फुर जाने लगे। वो शख्स फिर से किसी खूंखार जानवर की तरह हंसने लगा। हे हा 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 हा। तारांकन 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 तारांकन। दूसरे दिन पुलिस घटनास्थल पर थी और जांच कर रही थी। लो, एक और लाश। ऐसा लगता है कि अब इस जंगल को देवदार वृक्षों का जंगल नहीं बल्कि लाशों का जंगल डिक्लेयर करना चाहिए, पांडे जो हेड कांस्टेबल था वो मजाकिया ढंग से अपने साथी कांस्टेबल से कहता है। पांडे ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर पुलिस की जीप आकर रुकती है। इंस्पेक्टर समर शेखावत, एक 25-26 साल का लड़का, दिखने में किसी हीरो से कम नहीं और हुनर इतना कि महज 4 सालों में 2 बार प्रमोशन ले चुके हैं जनाब। जिस भी जगह बदली होकर गया वहां के लोगों ने इसके कारनामे अपने शहर के इतिहास में जमा कर दिए थे। इतना सब करने के बाद पॉलिटिकल पार्टियों की नजरों में आना तो तय था, इसलिए जिस भी जगह गया वहां कुछ महीने ही टिक पाया। 4 सालों में 9 बार ट्रांसफर हो चुके हैं। इनके शिमला में आए हुए 2 महीने कंप्लीट हुए हैं। इंस्पेक्टर समर जीप से उतरते हुए ही पांडे से कहता है, क्या खबर है पांडे जी। वह लाश के पास आता है, पास ही का एक हवालदार उसे ग्लोव्स देता है। समर उसको पहन लेता है और लाश के पास आकर उसे देखने लग जाता है। पांडे पहले तो समर को सैल्यूट करता है और फिर निराश आवाज में कहता है, क्या होना था सर, एक और वैसी ही लाश।
इस महीने की ये दूसरी लाश है। वैसे ही डे से पहली 4 लाशें मिली थी। हाथ के कलाई पर एक नीला निशान, जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ कर रखा हो। यह कोई मामूली निशान नहीं है सर। पिछली 4 लाशें जब हमने फोरेंसिक में भेजी थी ना, तो रिपोर्ट में लिखा था कि ये निशान ना ही इंसान के हाथों है ना जानवर के। ये कुछ अलग ही है जो उनको भी नहीं पता। इतना कहकर पांडे जरा हिचकिचाते हुए घेरे से बोल पड़ता है, सर मुझे तो लगता है कि ये निशान किसी एलियन। उसने इतना कहा ही था कि तभी इंस्पेक्टर समर उसकी तरफ देखते हुए उसे डांटते हुए बोल पड़ा, पांडे जी, दूसरों का तो ठीक है पर आप इस बड़ी ही घिसी पिटी कहानी पर यकीन कैसे कर सकते हो? पांडे उसे समझाते हुए कहता है, सर मुझे पता था आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि सर आप तो अभी अभी आए हो ना इसलिए। पर सर अगर आप पूरे शिमला में किसी से भी पूछोगे ना, वो यही कहेगा कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी एलियन का काम है। स्वीटेस्ट 2 स्कूल फ्रेंड्स मीट अप। आप पूरे शिमला में किसी से भी पूछोगे ना, वो यही कहेगा कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी एलियन का काम है। पांडे के चेहरे पर एक अजीब सा डर उभर कर आया था। इंस्पेक्टर समर जानता था कि पांडे को समझाना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसलिए वो आगे से कुछ नहीं कहता है और लाश को फोरेंसिक भिजवा देता है। शाम के 5 बज रहे थे। पुलिस स्टेशन में समर एक फाइल पढ़ रहा होता है। पढ़ते पढ़ते ही स्ट्रेस भरी आवाज में उसने अपने आप से कहा, ये आखिर चक्कर है क्या? ये केस तो दिन ब दिन और भी उलझता जा रहा है और अब तक हमारे हाथ एक भी सबूत नहीं लगा। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसका फोन बजा। अब कौन है? टेंशन में उसने फोन रिसीव किया और हेलो कहा। आगे से एक लड़का बोल पड़ा, ये इंस्पेक्टर समर बोल रहे हैं ना? समर जी, आप कौन? ये सुनकर उस लड़के को पता नहीं क्या हो जाता है और उसने बोला, चाबुक सिंह के चाबुक पर बैठे चूहे की चोंच पर बैठकर चलते हैं चांद पर, बोलो बोलो आओगे क्या? उद्धरण चिन्ह। पहले तो समर गुस्से में कुछ कहने ही जा रहा था, पर जैसे ही उसने उसकी बात पर गौर किया उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। समर को देखकर किसी को यकीन ही ना हो कि ये वही इंस्पेक्टर हैं जो थोड़ी देर पहले टेंशन में था। समर को किसी और का नहीं बल्कि उसके चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड साहिल का फोन आया था। दोस्त के एक फोन कॉल से उसे मानो दुनिया का सबसे महंगा तोहफा मिला हो ऐसा लग रहा था। शायद बचपन की दोस्ती चीज ऐसी बड़ी ही है जो आपको बच्चा बनने पर मजबूर कर दे। साहू, कैसा है यार तू? समर, साहिल, मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ यार, तू कैसा है? उद्धरण चिन्ह। समर खुशी और थोड़े गुस्से के साथ बोला, साले, 7 साल हो गए, तुझे मेरी याद नहीं आई ना? इन 7 सालों में तू मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आया। और याद कर पिछली बार कब कॉल किया था तूने? उद्धरण चिन्ह। माफ करना यार, वो थोड़ा बिजी था कुछ वक्त से, लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। साहिल। समर, ठीक है यार, इट्स ओके। अच्छा एक बात बता, तेरी बात होती है क्या उनसे? मेरी तो बस तुझसे और तोते से कभी कभार होती हैं। माही और ईशा का तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। पता नहीं दोनों इस वक्त कहाँ और क्या कर रही होंगी। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड कम दुश्मन ईशा अब भी उतनी ही साइलेंट हैं या कुछ सुधर गई हैं? दरअसल ईशा और समर दोनों की बचपन में बहुत जमती थी। एक तरफ ईशा का नेचर शांत था तो दूसरी और उतना ही मस्तीखोर समर था। लेकिन 7 सालों बाद अब कहानी पूरी उल्टी हो चुकी है। वो कैसे? आगे के एपिसोड्स में जानोगे। समर के सवाल पर साहिल बोला, नंबर ही उन दोनों का मेरे पास और जहां तक बात बदलने की है तो तू खुद ही देख लेना। समर, खुद देख लेना मतलब? साहिल, मतलब ये कि हम सब जल्दी ही मिलने वाले हैं। क्या सच में तुम? मेरा मतलब सब मिलने वाले हैं, पर कब और तूने उन सब से बात की क्या इस बारे में? समर ने एक्साइटेड होकर पूछा। साहिल, हाँ मेरे भाई, सच मेरी सबसे बात हो चुकी है। और मेरा लॉ का कोर्स भी अभी कंप्लीट हुआ है। अब तो कुछ दिन बस अपने लिए देना चाहता हूँ। वापस इंडिया आ रहा हूँ कल मैं। उद्धरण चिन्ह। समर, ठीक है यार, जल्दी आ जा। फिर कहाँ मिलेंगे ये उन सब से बात करके तय करते हैं। चल तुझे मैं शाम को फोन करता हूँ, बाय। साहिल भी बाय कहकर फोन कट करता है। जैसे ही समर ने फोन रखा वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। दोस्तों के मिलने जो वाला था। समर, साहिल, ईशा, माही, तोता, ये 5 जन मतलब एक दूसरे की जान। बचपन से साथ बड़े हुए थे, लेकिन पढ़ाई के चलते 12th खत्म होते ही अपने अपने रास्ते निकल पड़े और अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। समर इस वक्त बहुत खुश था। वो मन हो मन मुस्कुरा रहा था।
पर जब वो अपनी नजरें सामने करता है तो कुछ ऐसा देखता है कि मुस्कुराना बंद करके चुप हो जाता है, क्योंकि उसके सामने पांडे खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। पांडे किसी डिटेक्टिव की तरह बोल पड़ा, क्या बात है सर, आप बहुत खुश लग रहे हो। आप जब से यहाँ आए हो मैंने आपको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। समर उससे अपनी नजरें चुराते हुए बोला, खुश? और मैं नहीं तो। उद्धरण चिन्ह। दरअसल समर पांडे को ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो मुस्कुरा रहा था। समर ऐसा ही था, वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करता। पांडे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पड़ता है, सर आपकी यह पोस्टिंग 2 महीने पहले ही हुई है। मैं पिछले 2 महीने से आपके साथ हूँ, इतना तो आपको जान चुका हूँ कि आप यूं ही नहीं मुस्कुराते। अब बता भी दीजिए सर, आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानते क्या? उद्धरण चिन्ह। समर उसका दिल रखने के लिए आखिर बोल ही देता है, पांडे जी वो क्या है ना, मैं अपने दोस्तों से मिलने वाला हूँ, वो भी 7 साल के बाद, बस इसलिए मैं। समर ने इतना कहा ही था कि पांडे एक्साइटेड होकर बोला, क्या बात कर रहे हो सर, आप अपने दोस्तों से मिलने वाले हो, वो भी 7 सालों के बाद। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। पांडे को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि वो जानता था समर हमेशा काम काम करता रहता, अपनी निजी जिंदगी तो डे से उसे हो ही ना। और तो और वो अपने साथ सारे पुलिसकर्मियों के ऊपर भी सिर्फ काम ही थोपता रहता। जब से यहाँ आया था सबकी नाक में दम कर रखा था उसने। पांडे जी को ऐसा लगा कि अगर समर के दोस्त यहाँ आए तो समर उन सब में बिजी हो जाएगा और फिर पुलिस स्टेशन भी थोड़ा वक्त सुकून की सांस ले पाएगा। सर आप उन सब को यही बुलाए, इसी बहाने वो भी शिमला घूम आएंगे। पांडे, ये क्या बात कर रहे हो पांडे जी? उन्हें और यहाँ बिल्कुल नहीं। आपको तो पता है ना यहाँ कितना बड़ा खतरा है। पिछले 6 महीनों में 5 लाशें मिली है यहाँ। आगे की बात कहते हुए समर थोड़ा सीरियस हो गया। और वो सभी लोग जिनकी लाशें मिली हैं सब शिमला के बाहर से आए थे। फिर भी आप चाहते हो कि मैं मेरे दोस्तों को यहाँ बुलाओ? स्वीटेस्ट 3 ईशा, हमारी हीरोइन, आपको पता है ना यहाँ कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, फिर भी आप चाहते हो कि मैं मेरे दोस्तों को यहाँ बुलाओ? समर, अरे सर जरा सोचिए, आपको क्या लगता है आपको क्या ऊपर से परमिशन मिल जाएगी छुट्टी के लिए? नहीं, आपको तो पता है जो लाश हमें पिछली अमावस की रात मिली थी वो किसकी थी? वो एमएलए जगज्जीवन प्रसाद का बेटा था। आपको तो क्या इस पुलिस थाने में किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक हम इस केस को सॉल्व नहीं कर लेते तब तक। समर, पांडे जी पर। इसके आगे वो कुछ कहता तभी पांडे फिर से बोल पड़ा, सर यकीन करिए मुझ पर, आपके दोस्तों को कुछ नहीं होगा। सर मैं अब चलता हूँ, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। इतना कहकर पांडे ने अपनी तोंद सीधी करके एक कड़क सैल्यूट मारा और वहां से चला गया। रात हो गई थी। समर अपने घर आ चुका था। दरअसल समर अकेला ही रहता था क्योंकि उसके माँ बाप पुणे में कोई सरकारी नौकरी करते थे जो वित्त विभाग में अफसर थे। इसीलिए समर का उनसे बहुत कम ही मिलना होता था। समर का घर 2 मंजिला क्वार्टर था जो सरकार की तरफ से एलोकेट हुआ था। उसके आसपास दूर तक कोई भी मकान नहीं था, बस था तो घर के पीछे कुछ मीटर की दूरी पर एक घना जंगल। ये वही जंगल था जहां सारी घटनाएं घट रही थी। घर के ऊपर के मंजिले पर एक बड़ी रूम की साइज की बालकनी थी जहां एक टेबल और कुछ कुर्सियां रखी थी। उस बालकनी से पीछे का जंगल साफ साफ दिखता था। इस वक्त समर उसी बालकनी में खड़ा कॉफी पी रहा था और जंगल को देखकर उस केस के बारे में सोच रहा था। तभी फोन पर नोटिफिकेशन आई, ईशा मैडम जी को भी खबर कर दी है, अब जल्द ही मिलेंगे। साहिल का मैसेज था। मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अजीब आदमी है ये, बिल्कुल कुछ देर पहले यही समर टेंशन में था और अब देखो अचानक मन परिवर्तन अपने जिगरी दोस्तों से जो मिलने वाला था। ड्यूटी के टाइम सख्त अफसर और ऑफ ड्यूटी 18 साल का मासूम बच्चा, ओपन माउथ स्माइल। अगला दिन मुंबई शहर। ट्रिंग ट्रिरिंग ट्रिंग। सुबह 8 बजे अलार्म का एसएसएस आधारकश आवाज में खनक रहा था। सूरज आसमान में दस्तक दे चुका था। मुंबई का छोटा सा प्यारा सा घर जहां रहता है हमारी कहानी का मुख्य किरदार। उस कमरे में आम लोगों की तरह फूल पत्तियों वाली पेंटिंग्स, गमले रखे हुए नहीं थे बल्कि न्यूज़पेपर्स के कटआउट्स, किसी काल्पनिक किरदारों के पोस्टर्स। बाजू की टेबल पर एक पीसी जो ऑन था, शायद रात को उसे बंद करना कोई भूल गया था।
उसके साइड में दीवार पर एक बुक शेल्फ था जिसमें क्राइम, थ्रिलर, इन्वेस्टिगेशन, एडवेंचर की वर्ल्ड फेमस लेखकों की किताबें रखी हुई थी। शायद इस कमरे के मालिक को वैसी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बुक शेल्फ से लगकर बेड था। कोई सिर से पैर तक ब्लैंकेट में घुसकर सोया हुआ था। अचानक उस ब्लैंकेट से एक पतला, गोरा, मादक हाथ बाहर आया। टेबल पर कुछ ढूंढते ढूंढते 2-4 चीजें यूं ही नीचे गिरा दी और आखिर उसे वो बदतमीज अलार्म मिल ही गया। अलार्म टेबल पर पटककर बंद करके वापस वो हाथ ब्लैंकेट के अंदर छुप गया। इशू, उसके डैड नीचे से उसका नाम पुकार रहे थे, पर मैडम की नींद कहाँ पूरी हुई थी। रात रात भर जागकर इन्हें सस्पेंस, एडवेंचर और हॉरर किताबें जो पढ़नी होती थी। पापा कमरे में चले आए। इशू, बेटा उठो जल्दी, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? देखो 8 बज गए हैं, अगर आज भी लेट हो गई तो वह मेरा परम मित्र कम तुम्हारा बॉस फिर से मुझे फोन करके तंग करेगा। जैसे ही उसने ये सुना वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। क्या 8 बज गए? पापा कब के बज चुके? तुम्हें क्या अब तक मैं अंग्रेजी में समझा रहा था? उद्धरण चिन्ह। ईशा, कम ऑन यार पापा, कम से कम आप तो मुझे ताने मत दो। वैसे भी ऑफिस जाकर सबसे पहले वही तो सुनने हैं। ईशा का मुंह उतर गया। ईशा के पापा बहुत प्यार से कहते हैं, वो सब छोड़ो बेटा, बस अब उठो जल्दी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तुम भी तैयार होकर ऑफिस जाओ जल्दी, वरना वो तुम्हारा खड़ूस बॉस फिर से तुम्हें सुना देगा। इतना कहकर को चले गए और ईशा का मुंह नीचे लुढ़क गया। ईशा बचपन से बहुत जिद्दी थी, उसे जिंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद था। जो ठान लेती थी वह करके ही मानती। अपने स्वभाव से मिलता जुलता करियर चुना था उसने। एक न्यूज एजेंसी के लिए रिपोर्टर और एडिटर का काम करती थी। आजकल उसे ऐसी बड़ी खबरें लिखनी होती थी जो लोगों ने पहले कभी पढ़ी ना हो, जैसे कोई अनसोल्व्ड मर्डर मिस्ट्री। उसे अपना काम तो पसंद था, लेकिन उसका बॉस बिल्कुल नहीं। उसका बॉस था तो अच्छा इंसान, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, और हमारी ईशा मैडम किसी को गुस्सा दिलाने में PhD कर चुकी हैं। इसी वजह से अक्सर उनसे डांट खाती रहती। वो तो बस उसके पापा का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए ईशा पिछले 2 सालों से वहाँ काम कर रही थी। ईशा ऑफिस आज भी लेट आई थी। उसके कलीग से पता चला कि बॉस आज बहुत गुस्से में है और उसे केबिन में बुलाया है। वो डरते डरते केबिन के अंदर जाती है। उसका बॉस उसी का इंतजार कर रहा था। उन्हें इतने गुस्से में ईशा ने आज तक नहीं देखा था। गुस्से में उनका लाल चेहरा ईशा को घूरे जा रहा था। ईशा धीमी दबके आवाज में घबराते हुए कहती है, वो सर में जल्दी आने ही वाली थी, पर क्या तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई या फिर स्कूटी नाली में गिर गई? मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इन जवाबों से। अरे तुमने समझ क्या रखा है खुद को? क्या इस कंपनी की मालकिन हो जो जब जी करता है तब आती हो, जब नहीं तब गायब? ईशा बस खामोशी से सिर झुकाए खड़ी थी। आखिर गलती भी तो उसी की थी। बॉस, ईशा मैं जानता हूँ कि तुम एक हार्ड वर्किंग रिपोर्टर हो, ओवरटाइम करती हो, तुम्हारी वजह से हमारे चैनल की तरफ बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन रूल्स सब के लिए सेम हैं। तुम अगर एक बार और लेट हुई तो तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं खुद तुमसे ही लिखवाऊंगा, समझी? अब जाओ यहाँ से। ईशा बिना कुछ कहे केबिन से बाहर आई। बाहर उसके कलीग सब के सब चेहरों पर टेंशन लेकर उसको देख रहे थे। ईशा गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने डेस्क पर आकर बैठी। समझ क्या रखा है इसने खुद को? हाँ बॉस है, इसका मतलब कुछ भी कहेगा क्या? एक तो पापा से कहा था मैंने मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी, बस अब बहुत हो गया। ईशा ने इतना कहा ही था कि उसकी एक कलीग माया उसकी तरफ आते हुए कहती है, क्या खा बॉस ने? तुम्हें डांटा क्या? बाहर तक आवाज आ रही थी उनकी। ईशा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत कुछ होगा, तू बस देखती जा माया। मुझे पता है मुझे क्या करना है। इतना कहकर ईशा कुछ टाइप करने लगती है। क्रमशः उद्धरण 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 उद्धरण। आपकी समीक्षा मेरे लिए अनमोल है, प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब। स्वेटस्त्र 4 शिमला में खतरा है। थोड़ी देर बाद ईशा मन में कुछ ठानकर उठी और सीधा बॉस के केबिन में गई। उसके हाथ में एक कागज था जो अभी उसने खुद टाइप किया था। सर, उसे देखते ही बॉस का गुस्सा 7वें आसमान को छू गया। उन्होंने कड़क लहजे में कहा, तुम फिर आ गई ईशा, और ये कोई तरीका है किसी के ऑफिस में घुसने का? ईशा कुछ कहती नहीं, बस आगे बका वो कागज टेबल पर रख देती है।
बॉस पहले तो गुस्से के साथ उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हैं और फिर वह कागज हाथ में लेते हैं। जैसे ही उन्होंने कागज पर लिखी हेडलाइन पढ़ी, उनका गुस्सा एकदम शांत हुआ। तुम अपना इस्तीफा दे रही हो? तुम्हें मैंने माफ तो कर दिया ना, तो फिर क्यों? आई एम सॉरी सर, पर मैं अब यह काम नहीं करना चाहती। बॉस कुछ कहते इससे पहले ईशा वहां से चलती बनी। ईशा ताव में रिजाइन करके ऑफिस से बाहर आई थी, लेकिन एक सुकून की लकीर थी उसके चेहरे पर। आखिरकार उसने उस जॉब से छुटकारा पा ही लिया। उसे नहीं पता था कि आगे वो क्या करेगी, उसे दूसरी जॉब मिलेगी भी या नहीं, फिर भी वो खुश थी, बहुत ज्यादा खुश। आखिर जिद्दी जो ठहरी, घर आकर सीधा बेड पर फैल गई। ओ गॉड, फाइनली उस अखड़ू बॉस और उसकी जॉब से पीछा छूट गया मेरा। और पापा को जॉब छोड़ने की वजह भी बताने की जरूरत नहीं है कि दूंगी, रोज रोज लेट होने की वजह से बॉस ने डांटकर निकाल दिया। हाया ईशा, तू कितनी स्मार्ट है यार, सी नो इविल। उसे कुछ याद आया तो उठकर बैठ गई और अपने फोन से माही को कॉल किया। इन सब दोस्तों का बचपन दिल्ली में बिता। 12वीं के बाद ईशा के पापा जो कॉलेज में प्रोफेसर थे वो मुंबई शिफ्ट हुए। साहिल लंदन चला गया लॉ की पढ़ाई करने और समर के पेरेंट्स की पोस्टिंग पुणे में हुई तो वो पुणे गया। दिल्ली में रह गए सिर्फ माही और तोता। पढ़ाई खत्म करके माही प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी और तोता फोटोग्राफर बन गया। उसके बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। पर कहते हैं न, सच्चे दोस्त भले ही साथ ना हो पर दोस्ती हमेशा बढ़ती रहती हैं। आज 7 साल बाद वह सब फिर से मिलने वाले थे। रात हो गई थी, ईशा माही से फोन पर बात कर रही थी। दोनों पिछले 2 घंटों से बात करे जा रही थी। ईशा, यार माही, कितना मजा आएगा ना कल, जब हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि कौन कितना मोटा हुआ है और कौन नहीं। माही, तुझे सिर्फ इस बात की एक्साइटमेंट है को कौन मोटा हुआ है और कौन पतला? तू भी ना यार, कुछ भी कहती रहती हैं। उद्धरण चिन्ह। अच्छा वो सब छोड़, वो तीनों इस वक्त क्या कर रहे होंगे, चल उन्हें कॉल पर ज्वाइन करते हैं। ईशा, ईशु तूने टाइम देखा है घड़ी में कितनी देर हुई है? रात के 11 बजे है। सब सो गए होंगे अब तक। माही, तू ना आज भी वैसे की वैसे हैं, एकदम डरपोक। अपने दोस्तों से बात करने के लिए भी वक्त देखा जाता है क्या? ठीक है यार, पर मैं नहीं करने वाली कॉल, तू कर। माही, हाँ बाबा मैं ही करती हूँ कॉल, 1 मिनट। ईशा सबको फोन करती है। एक एक करके सभी ज्वाइन होते हैं। जैसे ही सभी कॉल पर आते हैं सभी बात करने लगते हैं। साहिल सबको शांत कराते हुए कहता है, अरे यार शांत हो जाओ, सब एक एक करके बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और फिर एकदम सन्नाटा। सभी लोग इतना खुश थे कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले और क्या नहीं। अरे सब शांत क्यों हो गए? कोई तो बोलो। साहिल, तोता जो अपने नाम की तरह ही बकबक करने में माहिर था, वह बोला, अबे यार तूने ही तो बोला शांत हो, अब तू बोल रहा है शांत क्यों हो सब? तू एक डिसाइड कर ना, तू चाहता क्या है? हम बोले कि चुप रहे। उद्धरण चिन्ह। सभी हंसने लगते हैं। साहिल, अबे तोते, मैं तो बस ये कह, उसने कहा ही था कि ईशा बोल पति है। अरे यार मैंने तुम सबको बात करने के लिए कॉल किया है और तुम हो कि? साहिल, ओ मैडम, व्हाट डू यू मीन? तुमने सबको कॉल किया है, देखो अगर तुम नहीं करती तब भी मैं कॉल करने ही वाला था, समझी? ईशा, तुम फोन करने वाले थे कब? जब सुबह हो जाती तब। माही, अरे यार 7 सालों बाद मिले हो फिर भी झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों। तुम ना बिल्कुल नहीं बदले, एक नंबर के लड़ाकू। साहिल हंसते हुए कहता है, यार माही मजाक कर रहा था मैं। अब इतने सालों बाद मिले हैं तो मजाक तो बनता ही ना। समर जो इतनी देर से सबकी बातें सुन रहा था वह आखिरकार बोला, हो गया तुम सबका, अब ये बताओ कि कल कहाँ मिलना है? तोता, और कहा, यही मिलते हैं ना दिल्ली में, तुम सब यही आ जाओ। साहिल, नहीं नहीं हम दिल्ली में नहीं मिल सकते। तोता, क्यों भाई, यहाँ क्यों नहीं मिल सकते? साहिल, अबे तोते, अगर मैं वहाँ आया तो मेरे पापा मुझे तुरंत लॉ की प्रैक्टिस शुरू करने को बोलेंगे। अभी अभी तो डिग्री मिली है यार, और अभी मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ कुछ दिन। मैं दिल्ली बिल्कुल नहीं आ सकता। उद्धरण चिन्ह। माही, हाँ यार मैंने भी काफी समय से छुट्टी नहीं ली, बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, कहीं और मिलते हैं ना। तोता, ठीक है तो दिल्ली का प्लान कैंसल। ईशा, तो फिर कहाँ मिलेंगे हम?
साहिल, शिमला। समर को छोड़कर बाकी सबको उसकी बात ठीक लगने लगती है। हाँ, शिमला में मिलते हैं। मेरे पापा का फार्म हाउस है शिमला में, घूमना भी हो जाएगा और मिलना भी। What do you say guys? समर मन ही मन बोला, ओ गॉड, अगर ये सब यहाँ आ गए तो इनकी जान को खतरा हो सकता है, और इन सबको मैं मना भी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँ? सभी को साहिल की बात सही लगने लगी। एक एक करके सब मान जाते हैं। तभी समर अचानक से बोला, यहाँ नहीं मिल सकते हम। ईशा, माही, तोता, साहिल चारों अचानक चुप हो गए। साहिल, क्यों समर, क्यों नहीं मिल सकते वहाँ? स्वीटेस्ट 5 पहली मुलाकात, वो भी ऐसी। समर, नहीं, तुम सब यहाँ मत आओ। साहिल, क्यों समर, क्या तू हम सबसे मिलना नहीं चाहता? देखो दोस्तों, यहाँ पर अभी हालात ठीक नहीं है। साहिल, हालात ठीक नहीं है मतलब क्या हुआ है वहाँ? समर आखिरकार सबको उस केस के बारे में बता देता है कि कैसे पिछले 6 महीनों से शिमला में रहस्यमय तरीके से लोगों के कत्ल हो रहे हैं। सब कुछ सुनने के बाद साहिल समर को समझाने लगा, इसमें क्या बड़ी बात है समर, ये तो हर जगह होता है। वो तो तू पुलिस वाला है, तुझे इन सब बातों से रोज निपटना पड़ता है, इसीलिए तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। डोंट वरी यार, हमें कुछ नहीं होगा। साहिल के साथ साथ बाकी सब भी समर को समझाते हुए बोलने लगे। सबकी एक साथ आवाज आने लगी, कोई भी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। समर उबते हुए बोला, ऑलराइट, तुम सब कल आ जाना यहाँ, ओके? तोता, ये हुई ना बात मेरे यार, तो कल हम सब शिमला जा रहे हैं, इट्स फाइनल। उद्धरण चिन्ह। साहिल, वेट, मैं सबको फार्म हाउस का एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। कल शाम ठीक 4 बजे हम वहाँ मिलेंगे, बाय। आज रात किसी को भी ठीक से नींद नहीं आने वाली थी। वो सब मिलने जो वाले थे, कौन कितना बदला है, किसका थोबड़ा पहचान में आता है या नहीं, ऐसे अनगिनत सवाल सबके दिमाग में घूम रहे थे। दूसरा दिन, ईशा जो 8 बजे से पहले उठती नहीं थी, वो आज 7 बजे ही उठकर बैठ गई। जल्दी जल्दी नाश्ता कर ही रही थी कि तभी वो देखती हैं कि उसके पापा हैरानी के साथ उसे ही कब से देखे जा रहे थे। तो कितने दिनों तक वहाँ रहने वाली हो तुम? उद्धरण चिन्ह। पापा, जल्द ही वापस आऊंगी और तब तक दादी है ना आपके साथ। वो आज ही बुआ के यहाँ से आने वाली है। ईशा के पापा प्यार से उससे कहते हैं, पर बेटा जाना जरूरी है क्या? तू अपने दोस्तों को यही बुला। ईशा, नहीं पापा, सब लोग शिमला में ही मिलना चाहते हैं। आगे की बात ईशा मुंह बनाते हुए कहती है, और जहाँ तक बात है आपकी कॉफी की, तो उसके लिए आपको मेरे वापस आने का इंतजार करना होगा। उसकी इस बात पर वो मुस्कुरा उठते हैं, चल चल अब देर मत कर वरना लेट हो जाएगी। और एक बात, थोड़ा गंभीर होकर, चाहे जो भी हो तुम दिल्ली नहीं जाओगी, शिमला से सीधा मुंबई वापस आओगी। पता नहीं क्यों ईशा के पापा संजय के दिल में एक बेचैनी पैदा हो रही थी। ईशा अक्सर काम के सिलसिले में ऐसी ट्रिप्स पर जाया करती थी, पर इस बार ईशा के पिता संजय कुछ परेशान लग रहे थे, जैसे कोई बात हो जो वह ईशा को नहीं बताना चाहते थे। कोई तो बात थी कि वह दिल्ली छोड़कर यहाँ मुंबई शिफ्ट हुए थे। वो नहीं चाहते हैं कि ईशा फिर से दिल्ली के आसपास भी भटके। ईशा को लगता था कि दिल्ली में उसके मां का एक्सीडेंट होने के कारण उसके पापा उसे दिल्ली जाने से टोकते थे, पर असली वजह कुछ और ही थी जो उसे जल्द ही पता चलने वाली थी। ईशा की मां का देहांत उसके बचपन में ही एक हादसे में हुआ था। तब से एक बाप होने के साथ एक मां का फर्ज भी संजय निभा रहा था। उसने ईशा को कभी भी मां की कमी नहीं होने दी थी। शाम के 4 बज रहे थे, तभी एक टैक्सी शिमला के एक सड़क पर कर आते हुए बंद पड़ती है। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई, बिल्कुल शांत। टैक्सी ड्राइवर गाड़ी से उतरता है, लो जी मैडम जी, हो गया कांड। मैंने आपसे कहा था ये गाड़ी खराब हो गई है, आप दूसरी टैक्सी लीजिए, पर आप नहीं मानी। माफ करना मैडम, पर आपको यही उतरना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो दादा, अब मैं यहाँ से आगे अब कैसे जाऊंगी? ईशा टैक्सी से नीचे उतरी। ड्राइवर, मैडम जी आपको तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरी चमेली खराब है, आप कोई और गाड़ी ले लीजिए, पर आप ही जिद कर रही थी। ईशा मुंह बनाते हुए बोली, ये चमेली कौन है? ड्राइवर मुस्कुराते हुए शर्माते हुए बोल पड़ा, ये मेरी गाड़ी और कौन, यही तो है मेरी चमेली। ईशा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बड़े प्यार से कहती है, भैया जी, तो आपके चमेली को मनाइए ना, मेरा मतलब कि इसे ठीक करिए। ड्राइवर भी उसी के अंदाज में बोला, मैडम जी, मैं थोड़ी ना मैकेनिक हूँ जो इसे ठीक करूँ।
मैकेनिक को इस सुनसान जगह पहुंचने में कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे। मेरी बात माने तो आप यहाँ से पैदल चली जाइएगा। वैसे भी आपको जहाँ जाना है वो जगह तो बस आधे घंटे की दूरी पर है। ईशा ने उसके पैसे दिए और फिर उसे घूरते हुए अपनी बैग डिक्की से निकालकर वहां से चलती बनी। हाश गई आफत। ड्राइवर ने सुकून की सांस ली और फिर मैकेनिक का नंबर डायल करने लगा। मोबाइल पर लोकेशन देखते हुए हाथ में ट्रॉली बैग घसीटते हुए वह शिमला के उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। चलते चलते 1 घंटा हो गया था पर अभी तक वो फार्म हाउस नहीं पहुंची थी। शाम के 5 बज गए थे। अक्टूबर का महीना होने के कारण सूरज अस्त हो रहा था। ठंडी भी बने लगी थी। ईशा चल ही रही थी तभी उसे जंगल से कुछ आवाजें आती है, जैसे कोई जंगल में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहा हो। ईशा घबरा गई। अचानक पूरा शरीर डर के मारे ठंडा पड़ गया। ये आवाजें कैसी है? ओह गॉड, मुझे अकेले आना ही नहीं चाहिए था। उसने इतना कहा ही था कि तभी कदमों की आवाज उसे अपनी ओर आती सुनाई दी। ईशा की हालत खराब। वो पसीने से तरबतर होने लगी। अब तक बहुत सारे एडवेंचरस खौफनाक किताबें पढ़ी थी उसने, लेकिन असल जिंदगी में खौफ क्या होता है आज महसूस कर रही थी। चारों तरफ घना जंगल, पूरा सन्नाटा और बीच में अकेली जीवित इंसान बस एक थी, वो खुद को संभालते हुए वह थरथराते हुए रोड के दूसरे साइड भागती है। ईशा एक पेड़ के पीछे छुपती है और जिस तरफ से आवाज आ रही थी वहां देखने लगी। वह देखती है कि एक आदमी की काली परछाई हाथ में टॉर्च लिए यहाँ वहां कुछ ढूंढ रही थी। ईशा को उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी पर अंधेरे में उसका यूनिफॉर्म थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जिससे वो पुलिस वाला था ये पता चल रहा था। वो आदमी किसी को फोन करता है। हाँ, मैं उसी सड़क पर हूँ जहाँ उस एमएलए के बेटे की लाश मिली थी। क्या आप अभी भी जंगल में ही हो? जल्दी यहाँ पर आओ नाओ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। लाश का नाम सुनते ही ईशा की सिट्टी पिट्टी गुल, शरीर कांपने लगा, हाथ थरथराने लगे। एक तो अंधेरा होने वाला था, ऊपर से वो यहाँ अकेली थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ईशा के पैर डर के मारे कांप रहे थे और सूखी पत्तियों की चरचराने की आवाज हुई। जैसे ही उस आदमी ने यह आवाज सुनी वो चौकन्ना हुआ। कौन है उधर? बाहर आओ। उद्धरण चिन्ह। ईशा इतना डर गई थी कि वो भागने लगती है। वो आदमी भी उसके पीछे भागता है। ईशा का पैर झाड़ के मूली से टकरा गया और वो धपस से नीचे गिरी। आहे आउच, मेरा पैर। जैसे ही उस आदमी ने सुना कि किसी लड़की की आवाज है, उसका गुस्सा थोड़ा शम गया। उसने एक जगह रुककर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ईशा अब भी दर्द में करहा रही थी। वो ईशा के पास आया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी तुम? उस शख्स ने टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर लाई। ईशा ने आंखें मीच ली, लेकिन ईशा का चेहरा देखकर वह शख्स खुश और हैरान दोनों एक साथ हो गया। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं बल्कि समर था, जो वहां इन्वेस्टिगेशन करने आया हुआ था। वो ईशा को पहचान लेता है पर ईशा अंधेरे की वजह से उसे नहीं देख पाती। समर जानबूझकर अब एक्टिंग करने लगा। ईशा, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी। समर मन में मुस्कुराते हुए, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम क्राइम स्पॉट पर पाई गई हो, इसलिए तुम शक के घेरे में आती हो लड़की। यू आर अंडर अरेस्ट। ईशा हैरान होकर उठती है और हिम्मत के साथ कहती है, क्या मैं आपको किसी भी एंगल से एक क्रिमिनल दिखती हूँ? बताइए। समर, अब ये तो पुलिस स्टेशन जाके ही पता चलेगा। स्वीटेस्ट 6-7 साल बाद मिले दोस्त। जैसे ही समर पुलिस स्टेशन का नाम लिया, ईशा घबरा गई पर अगले ही पल खुद को संभालते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस में कहने लगी, सुनो मिस्टर इंस्पेक्टर, आप जानते भी हो मैं कौन हूँ। मैं एक रिपोर्टर हूँ। अपने राइट्स अच्छे से जानती हूँ। किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और एक महिला को गिरफ्तार एक लेडी कांस्टेबल ही कर सकती हैं, पुलिस होकर इतना नहीं पता। पाउटिंग। ईशा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर पुलिस जिप्सी आकर रुकी। जिप्सी से पांडे उतरता है और समर को सैल्यूट ठोकता है। जय हिंद सर। समर, पांडे जी, हमें हमारा मुजरिम मिल गया। इन रिपोर्टर मैडम को गाड़ी में बिठाओ और पूरी रेस्पेक्ट के साथ हाँ, कायदे कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं ये स्मर्क। पांडे को कुछ समझ नहीं आता। ये क्या कह रहे हो सर? ये मैडम खूनी कैसे हो सकती है सर? और वैसे भी हम इतनी रात को किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। समर उसे चुप कराते हुए कहता है,
मैंने जितना कहा है उतना काम करिए ना, आप खामखा सवाल क्यों पूछ रहे हो? पांडे भला अपने सीनियर से जबान कैसे लड़ाता, वह ईशा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाने लगता है। ईशा एक तीखा कटाक्ष अंधेरे में लिपटे समर पर डालती हैं और पांडे से पहले खुद गाड़ी में बैठ जाती हैं। इस वक्त ईशा पीछे की सीट पर हाथ की घड़ी बांधकर बैठी हुई थी। बहुत देर से कुछ खुपूसा रही थी। ये कोई बात हुई बिना सोचे समझे, ये मुझे अरेस्ट कैसे कर सकता है? मैं भी रिपोर्टर हूँ बेटा, ये सा आर्टिकल छापूंगी ना तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। लुक ऑफ ट्रायम्फ। तभी उसे याद आता है कि उसने तो गुस्से गुस्से में जॉब से रिजाइन कर दिया है। अब वो घिरे से कहती है, शीट यार, मुझे भी आज ही रिजाइन करना था, अब मैं क्या करूँ? समर, आपने कुछ कहा मिस? उद्धरण चिन्ह। ईशा एटीट्यूड के साथ, नहीं तो लगता है आपके कान बहरे हो गए हैं, इलाज करवाइए इनका। ईशा की बात सुन पांडे ने हंसी का ठहाका लगाया। समर ने उसे घूर कर देखा तो उसने वही अपनी हंसी दबा ली। गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने आके रुकती है। तीनों स्टेशन के अंदर जाते हैं। समर जानबूझकर पीछे चल रहा था। ईशा जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गई वो नजारा देखकर चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि साहिल, तोता और माही वहां अंदर थे, जो उनका इंतजार कर रहे थे। अपने दोस्तों को इतने सालों के बाद देखकर ईशा भावुक हो जाती है। ईशा जल्दी से उन सब के पास जाकर सबसे गले मिलती है। सभी दोस्त भावुक हो गए थे। ईशा, यार कितने बड़े हो गए हो सब के सब, और साहिल को देखो, पहले कितना गोलू मोलू था और अब दुबला पतला हो गया है। पर जो भी हो तुम सबको बहुत मिस किया यार। ईशा कुछ सोचकर फिर बोली, पर तुम यहाँ क्यों, पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? साहिल दरवाजे की तरफ देखकर, समर ने ही हम सबको मैसेज करके बुलाया है। जैसे ही ईशा साहिल की ये बात सुनती है वो तुरंत पीछे देखती है। समर दरवाजे से टिककर खड़ा था और मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। ये देखकर ईशा ने भौं चढ़ाई। उसे समझ आया कि जिसने उसे अरेस्ट किया था वो इंस्पेक्टर और कोई नहीं बल्कि समर था। बस इतने सालों के बाद वो बहुत बदल चुका था। ऊपर से अंधेरे में उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे पहचान नहीं पाई। वो समझ जाती है कि ये सब उसी का प्लान था। ईशा मुंह बनाते हुए समर से गुस्सा होकर कहती है, ओह तो ये सब तुम्हारा प्लान था? हाँ, मुझे जानबूझकर यहाँ लाने का। समर उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम मुझे मेरी आवाज से पहचानती हो या नहीं। मैंने तो एक सेकंड में तुम्हें पहचान लिया मुंह बनाते हुए, पर अफसोस तुम मुझे पहचान नहीं पाए। शायद इतने सालों में तुम मुझे भूल गई। ईशा कुछ कह नहीं पाई उससे, बस एकटक समर को देखने लगी। माही, ओह तो ये बात है। ईशा अपने ख्यालों से बाहर आकर बात को बदलते हुए, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम सब यहाँ कब पहुँचे? तोता, हम सबकी छोड़ ईशा तू बता, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? तूने तो दोपहर को ही मुझे फोन किया था ना कि तू एयरपोर्ट पर है और अभी टैक्सी लेने वाली है। ईशा एक गहरी सांस छोड़ते हुए, पूछ मत तोते क्या हुआ मेरे साथ। यहाँ पहुँचते ही जैसे तसे टैक्सी मिली थी वो भी बीच रास्ते में बंद पड़ गई। फिर वहां से चलते हुए आ रही थी तो शाम हो गई और वहां ये महाशय मिले और बाकी तो तू जानता ही है। समर, मैं तो बस वहां केस के सिलसिले में गया था। जैसे ही मुझे तुम दिखी मैंने फटाफट प्लान बनाया और सबको मैसेज कर दिया। माही, चलो चलो अब क्या बातें ही करते रहोगे, क्या फार्म हाउस भी चलना है? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। समर चाहता था कि वो सबको उसके घर ही रुकने का कहे, उसे उन सब से बहुत सारी बातें जो करनी थी। पर उसे याद आता है कि जहाँ वो रहता है उस घर के पीछे ही वो जंगल है जहाँ सारी लाशें मिली हैं। समर मन ही मन बोला, मैं इन्हें मेरे साथ नहीं रहने दे सकता। अगर कोई उस जंगल में चला गया तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने दोस्तों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। साहिल समर को हिलाते हुए, समर समर कहाँ खो गया तू? क्या सोच रहा है? यही कि आज तुम सब मेरे यहाँ डिनर पर आओगे, समझे? मुझे तुम सब से बहुत सारी बातें करनी हैं। समर की बात सुन के सभी मुस्कुराकर हाँ करते हैं। तोता कहता है, अबे यार ये भी क्या कहने की बात हुई? हम अभी फार्म हाउस जाते हैं और झट से फ्रेश होकर फट से तुम्हारे घर पहुँचते हैं। माही, तो ठीक है, 8 बजे मिलते हैं समर के घर। सभी दोस्त मान जाते हैं और फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं।
सब वहां से चले जाने के बाद पुलिस स्टेशन में पांडे के साथ साथ सभी समर को घूरे जा रहे थे। जब से समर की पोस्टिंग वहां हुई थी उसे इतना खुश किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। सबको लगता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है और अपने काम से काम रखता है। समर की नजर जैसे ही सब पर पड़ी वो पहले तो सबको एक एक करके देखता है और बाद में ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सीरियस होकर अपनी कुर्सी पर आके बैठता है और फाइल्स देखने लग जाता है। स्वीटेस्ट 7 फार्म हाउस पहुंचे। कार एक सुनसान फार्म हाउस के आगे आकर रुकती हैं जिसके पीछे घना जंगल था। वह फार्म हाउस साहिल के पापा का था जो एक बिजनेसमैन थे। फार्म हाउस पहाड़ों पर था, आसपास कोई भी घर या दुकान नहीं थी। शिमला के खूबसूरत वादियों में लिपटा वह फार्म हाउस रात में उतना ही डरावना दिख रहा था। फार्म हाउस के आगे पीछे साइड में बहुत खाली स्पेस जगह थी जो हरियाली में लिपटी हुई थी। माही, साहिल, तोता और ईशा गाड़ी से नीचे उतरे। गेट पर शामू काका उनके आने का इंतजार कर रहे थे। शामू ही था जो उस फार्म हाउस का केयरटेकर था। शामू आगे आते हुए, साहिल बाबू, आप सबको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं ना हुए आने में? साहिल, नहीं अंकल, हम सबको कोई तकलीफ नहीं हुई आने में। एक्चुअली हम सब 5 बजे ही आ गए थे पर एक दोस्त से मिलने गए थे, इसलिए देर हो गई। शामू सबको फार्म हाउस के अंदर ले आता है और उन्हें एक एक करके अपना अपना कमरा दिखाने लगता है। नीचे हॉल, किचन और एक स्टोरूम था तो ऊपर कुछ कमरे थे। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही जो पहला कमरा वो तोता लेता है, उसके बगल वाला साहिल, उसके ठीक सामने एक हॉल जितनी जगह थी और सामने कुछ और कमरे जिसमें से 2 इश्क और माही लेती हैं। ऊपर वाले हॉल से लगकर बालकनी थी जहां से पीछे का वो खौफनाक जंगल दिखता था। 2 रूम्स अब भी खाली थी। सभी को सफर की थकान थी इसलिए सब अपने कमरे में फ्रेश होने जाते हैं। कुछ देर बाद ईशा नहाकर बाहर आती हैं। ब्लू टॉप और ब्लू जींस में वो आज बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। आज की भागा दौड़ी में वो बहुत थक चुकी थी। बेड के पास आते ही उसने खुद को बेड पर फेंक दिया, हाथ पैर फैलाकर छत को निहारते हुए आज का दिन याद करने लगी। 7 साल बाद समर के साथ उसकी पहली मुलाकात और वो उसे पहचान तक नहीं पाई, उल्टा उससे बहस करने लगी थी। मन में न जाने कौन कौन सी गालियां बक चुकी तगी उसको। दरअसल ईशा समर की स्कूल टाइम में बहुत जमती थी, बोले तो बेस्ट फ्रेंड्स। ईशा समर का चेहरा देखकर समझ जाती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। पर उम्र का एक पड़ाव ये सा आता है जब हमें पहली बार किसी के लिए कुछ कुछ महसूस होने लगता है। वही ईशा के साथ हुआ 8वीं कक्षा में, जब उसे अपने ही बेस्ट फ्रेंड समर के लिए फीलिंग्स पैदा हुई। उसके बाद से सब बदल गया। ईशा अब उसे दोस्त की नज़र से नहीं बल्कि बहुत खास नज़र से देख रही थी। उससे नजरें चुराने लगी थी। उसने यह बात किसी से शेयर नहीं की। कैसे उस उम्र में हमें इतनी शर्म आती है, खुद पर ऐसी फीलिंग्स अजीब लगने लगती हैं। समर को भी ईशा के मन की बात कभी पता ही नहीं चली। उसी दौरान स्कूल की सबसे खूबसूरत और अमीर बाप की लड़की शिखा समर को पसंद करती थी, जो पूरे स्कूल को पता था, पर समर उसे भाव नहीं देता था। पर अचानक से 12th क्लास में एक दिन समर ने शिखा को पूरी स्कूल के सामने प्रपोज कर दिया, जिसकी वजह आज तक कोई नहीं जानता। और ईशा का दिल 1000 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। उसने फिर समर से कभी बात नहीं की क्योंकि वह अपने डैड के साथ मुंबई आई थी। उसने अपना नंबर तक चेंज कर लिया था। 17 साल की सेहर के दिल पर उस चीज का बहुत गहरा असर हुआ था। आज 7 सालों बाद उसे समर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। उसका मानना था वह एक बस अट्रैक्शन था, प्यार नहीं। ईशा मन में ही मुस्कुराती है। कितनी अजीब बात है ना। कितना प्यारा समय था वो जब हम स्कूल में थे और मैं तुम्हें पसंद करती थी। कोई ख्वाहिशें नहीं, ना कुछ खोने का डर। मैं भी ना बिल्कुल पागल थी। भला अपने दोस्त से भी कोई कैसे प्यार कर सकता है। वो तो बस एक अट्रैक्शन था। उसने इतना कहा ही था कि उसे एक आवाज सुनाई, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ईशा झट से दरवाजा खोलती है तो माही कहती है, ईशा चल जल्दी वरना हमें देर हो जाएगी। ईशा मुंह बनाते हुए लेकिन कहा। माही अपना सिर पीटते हुए बोली, हे भगवान कुछ करो इस लड़की का, भूल गई। समर ने हमें बुलाया है उसके घर पर दिन के लिए, तू इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है। ईशा सिर पर हाथ रखकर बोली, सॉरी यार, थकान की वजह से मैं भूल गई थी। माही अब यहीं पे खड़े रहने का इरादा है क्या?
चल जल्दी कहकर माही ईशा का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाने लगती है। हॉल में साहिल और तोता रेडी थे जो उनका ही इंतजार कर रहे थे। गुना 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 गुना। इस वक्त सभी दोस्त समर के घर में बातें कर रहे थे। समर, यार अभी बस बातें ही करोगे क्या? तुम सबको भूख लगी होगी ना, चलो खाना खा लो पहले, फिर आराम से बातें करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर समर किचन के अंदर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे तोता और साहिल भी जाते हैं। तीनों डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आते हैं और सबको परोसने लगते हैं और फिर तीनों भी बैठ जाते हैं। तोता, वाह समर, ये दाल चावल सब्जी ये तूने बनाया क्या? तू तो एकदम शेफ बन गया मेरे भाई। समर कुछ कहने ही लगता है कि साहिल बोल पड़ता है, मुझे नहीं पता था कि तू मुजरिमों को पकड़ने के अलावा ये सब भी कर लेता है। समर, अरे नहीं यार, ये सब मैंने नहीं बनाया, ये तो मेरी हाउस हेल्प सीमा आंटी ने बनाया है। समर ने हल्का सा मुस्कुराकर फिर कहा, मुझे कहा कुछ बनाने आता है। अगर तुम मेरी बनाई चाय भी एक बार पियोगे ना तो चाय से तुम लोगों को नफरत हो जाएगी। समर की बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। शाम के 9 बजे थे। सभी दोस्त बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। बचपन के किस्से याद कर रहे थे, हंस रहे थे। बचपन के वो बातें शरारतें याद आते ही सब बिच बिच में भावुक हो जाते। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम बड़ा बनाना चाहते हैं और जब बड़े बन जाते हैं तो हमारे बचपन के दिन हमें याद आते हैं और उनमें वापस जाना चाहते हैं। बातों ही बातों में तोता समर से कुछ ऐसा पूछ लेता है जिससे समर के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। समर, शिखा क्या कर रही है अब? क्या तुम्हारी अभी भी बात होती है उससे? स्वेतस्त्राट फुसफुसाने की आवाज किसकी है? तोते की बात सुनकर समर खामोश हो जाता है। उसे देखकर लग रहा था कि उसे तोते की इस बात का जवाब नहीं देना था। ईशा का चेहरा देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसे भी ये बात जाननी थी। साहिल को तोते की बात समझ नहीं आती। वो तोते से कहता है, अबे तोते क्या बकवास कर रहा है यार तू? कौन सी लड़की की बात कर रहा है तू? तोता समर को याद दिलाते हुए कहता है, अबे तू ऐसे कैसे भूल सकता है यार? वो शिखा, जब हम 10th में थे तब हमेशा समर के आगे पीछे घूमा करती थी और 12th में एक दिन तो उसने हद ही कर दी और सीधा समर को प्रपोज ही कर दिया था और समर ने भी तो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। समर तोते की यह बात सुनकर खामोश हो गया। साहिल याद करते हुए कहता है, अरे हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ यार, कितनी ओवर स्मार्ट बनती थी यार वो, सबसे ये से बात करती थी जैसे उससे ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल कोई हो ही ना पूरे दुनिया में। पता नहीं कितने लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे। माही साहिल के कड़े पर कोहनी टिकाकर तोते को ताना देते हुए बोली, हाँ सारे लड़के तो उसके पीछे थे ही और साथ ही साथ ये तोता भी तो था। तोता हिचकते हुए बोलता है, मम, मैं और उसके पीछे? क्या कुछ भी बोल रही है माही? माही कुछ कहती उससे पहले ही साहिल हंसते हुए तोते से कहता है, अब मान भी ले यार, तू हमेशा उसके आगे पीछे ही रहता था। हम सब जानते हैं कैसे तेरा मुंह उतर गया था जब शिखा ने समर को प्रपोज किया था। तोता आखिरकार हार मानकर बोला, हाँ ठीक है, पर वो स्कूल की बात थी यार, और स्कूल टाइम में तो हमें खुद पता नहीं होता हम क्या करते रहते हैं। लेकिन अब मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है समझे। और तुम सब बात को कहाँ से कहाँ ले गए हो यार? हमारी बात समर और शिखा को लेकर चल रही थी ना। इतना कहकर तोता बात को बदलते हुए ईशा की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ईशा, शिखा और समर के बारे में? ईशा जो कब से खामोश थी कहीं खोई खोई सी लग रही थी। जब से तोते ने शिखा का जिक्र किया था ईशा बस समर की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ समर इस बात से अनजान था कि ईशा उसे ही देख रही थी। वो तो बस अपने में खोया हुआ था। तोता ईशा को हिलाते हुए कहता है, ईशा तुम कहाँ खो गई अब? तभी ईशा का ध्यान समर से हटता है और वो तुरंत तोते से कहती है, तुमने कुछ कहा क्या तोते? तोता कुछ कहता तभी साहिल कहने लगा, अबे तोते तू डायरेक्ट समर से ही पूछना, ईशा से क्यों पूछ रहा है ये सब? साहिल सीधा समर से कहता है, क्यों समर, तू चुप क्यों है? बताना, क्या तू अभी भी शिखा के साथ? तोते ने इतना कहा ही था तभी समर गुस्से से बोला, नहीं।
ट्वीट के बाद मैंने बात तक नहीं की उससे। साहिल बोलता है, मतलब तूने उससे तभी ब्रेकअप कर लिया था क्या? समर टॉपिक चेंज करते हुए गुस्से में कहता है, हम सब क्या यहाँ शिखा के बारे में डिस्कस करने बैठे हैं, हम कुछ और बात नहीं कर सकते क्या? समर की ये बात सुनकर सभी लोग खामोश हो जाते हैं। किसी को नहीं लगा था कि समर इतना गुस्सा होगा। ईशा तो हैरान थी कि समर शिखा का नाम लेते ही इतना गुस्सा क्यों हुआ था। साहिल को लगता है शायद उन सबको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, जरूर शिखा और समर के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो वो इस वक्त सबके साथ शेयर नहीं करना चाहता। समर शांत होता है और साहिल के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सॉरी यार, मुझे तुम सब से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे। समर बात पूरी करता इससे पहले साहिल कहता है, इट्स ओके यार, और तू सॉरी क्यों बोल रहा है? तू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि जिगरी है यार। इतना कहकर साहिल मुस्कुराते हुए समर के गले लग जाता है और माहौल हल्का हो जाता है। क्या मतलब समर सिर्फ तेरा जिगरी यार है? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना समर? तोता समर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है। समर कुछ कहता इससे पहले साहिल ने समर से कहा, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तोते ने कहा। तो माही पीछे से आकर बोली, समर से स्कूल में सबसे पहले मैंने और ईशा ने बात की थी, तो इस हिसाब से वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, क्यों समर? इसी तरह सबकी नौकझोंक यूं ही चलती रहती है। तभी तोते को किसी लड़की की फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है। आओ, मेरे पास आओ। तोता अचानक हंसना बंद करता है और जंगल की तरफ देखने लगता है। उसने एक बार आवाज को इग्नोर किया, पर फिर से वही आवाज आई तो तोता घबरा गया। क्या हुआ तोते, तू चुप क्यों हो गया? लड़ाई करने का मूड बदल गया क्या? साहिल तोते को चुप देखकर बोला। तोता कुछ बोला नहीं, बस जंगल की तरह जाने लगा। तो साहिल और बाकी सब एक दूसरे को देखने लगे। तोते को जंगल की ओर बढ़ते देख समर घबरा जाता है। समर भागकर तोते का हाथ पकड़ता है और कहता है, तोते वहां कहाँ जा रहा है तू? उद्धरण चिन्ह। यार, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी, तोते ने कहा। समर का घर जंगल के ठीक सामने था और आसपास दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, तो किसी इंसान का वहां होना नामुमकिन था। छोड़ना तोते, तुझे वहम हुआ होगा, साहिल ने कहा। हाँ यार, वैसे भी काफी देर हो गई है, हमें अब सोना चाहिए वरना कल सुबह लेट हो जाएंगे, माही ने कहा। हाँ माही ठीक कह रही है, साहिल ने कहा। तो सभी समर के घर के अंदर जाने लगे, पर तोता अब भी जंगल की तरफ ही देख रहा था। समर वही खड़ा था। मैं सच कह रहा हूँ समर, मुझे सच में किसी की आवाज सुनाई दी, तोता समर से बोला। समर तोते के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए घर के अंदर जाने लगता है। सभी अंदर आकर हॉल में बिस्तर डालकर सो जाते हैं। समर मन में कहता है, क्या तोते को सच में किसी की आवाज सुनाई दी या ये उसका एक वहम था? वो जंगल जरूर बहुत सारे राज खुद में समाये हुए हैं। आज तक जितनी लाशें मिली वो सारी जंगल में ही मिली है। हो ना हो वो कातिल भी जंगल में ही छुपा बैठा है। मैं मेरे दोस्तों की जान मुसीबतों में नहीं डाल सकता, मुझे इन सबको जंगल से और उस कातिल से दूर रखना होगा। समर अपने दोस्तों की फिक्र में अपनी जगह से उठ जाता है। सारे खिड़की दरवाजे फिर से एक बार चेक करता है, कहीं खुले तो नहीं है। समर रात भर जागता रहा, सिर्फ अपने दोस्तों की सेफ्टी के खातिर। उसे नींद आती तो फिर से खुद को जगाता और हॉल में इधर से उधर टहलता रहता है। दूर दराज घने जंगल में एक खौफनाक हवेली थी, जिसमें से किसी की मंत्र बोलने की आवाजें आ रही थी। वो आवाज किसी आदमी की लग रही थी। घर के पास के पेड़ों पर कौवे बैठे थे जो काऊ काऊ करे जा रहे थे, जैसे वो किसी अनहोनी के घटने का संकेत दे रहे हो। उस टूटे हुए घर में एक अग्निकुंड जल रहा था। उसके सामने ही एक शख्स बैठा था जिसका कद 6 फुट होगा। उसने अपने शरीर पर सफेद रंग का पोशाक ढाल रखा था। वो जोर जोर से मंत्र पढ़े जा रहा था कि तभी श्वेतस्त्र 9 श्वेतस्त्र की खोज। वो आदमी दिखने में इतना खूबसूरत था मानो कोई फिल्म का हीरो हो। उस आदमी ने सफेद रंग की पोशाक पहनी थी और वो किसी योद्धा की तरह लग रहा था। वो आदमी बार बार एक मंत्र बोले जा रहा था, ओम एनन श्रीन भाग्योदय कुरु कुरु श्रीने फट। यह मंत्र किसी इंसान या फिर किसी चीज की खोज के लिए बोला जाता है। मंत्र पूरी हवेली में गूंज रहा था। अचानक वह मंत्र बोलना बंद करता है। वो अपनी आंखें खोलता है।
उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, जैसे जिसको वह ढूंढ रहा था वो उसे मिल गई हो। उसने बड़े ही खुशी से कहा, मिल गई, मुझे वो मिल गई जिसे मैं 6 महीने से तलाश रहा था। वो हमारे ग्रह को बचाने वाली रक्षक, हमारी राजकुमारी नीलम आखिरकार मुझे मिल ही गई। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठकर खिड़की की तरफ जाता है। खिड़की से वो चांद को देखता है। 2 दिन पहले पूर्णिमा थी, जिस कारण चांद किस गेंद की तरह गोल दिख रहा था। वो आदमी चांद की तरफ देखते हुए बड़े ही खुशी के साथ कहता है, मैंने उसे ढूंढ ही लिया है गुरुदेव, अब जल्दी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दुख के वो काले बादल जो हमारे लोगों की खुशियों को छीन ले गए वो जल्द ही हटने वाले हैं। हमारी राजकुमारी नीलम यही कहीं है और जल्द ही मैं उसके पास जाऊंगा। उसके साथ मिलकर मुझे वो अस्त्र भी तो ढूंढना है। एक वो अस्त्र ही है जिससे उस शैतान का अंत किया जा सकता है। श्वेत अस्त्र, यही नाम है ना उस अस्त्र का। अब राजकुमारी मिल गई है तो वो अस्त्र भी मिल ही जाएगा। इतना कहकर वो भावुक होते हुए फिर कहता है, अब बस कुछ समय और फिर तुम आजाद हो जाओगी माँ। सुबह के 6 बज रहे थे। अक्टूबर का महीना था तो काफी अंधेरा था। समर के घर में सब हॉल में सो रहे थे। समर सोफे पर बैठा बैठा ही सो रहा था। दरअसल कुछ देर पहले ही उसकी आंख लग गई थी, बाकी पूरी रात वो जागकर निगरानी दे रहा था। तभी ईशा की आंख खुली। जैसे ही उठी उसने समर को सोफे पर सोता देख मन ही मन कहा, समर सोफे पर क्यों सो रहा है? कल रात को तो ये साहिल के साइड में सोया था। ईशा ने कुछ सोचा और फिर उठकर कहीं चली गई। तभी समर की भी आंख खुली। नींद पूरी ना होने के कारण उसका सिर दर्द कर रहा था। जब उसने देखा कि ईशा वहां नहीं है तो वो घबरा गया। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। ईशा इतनी सुबह कहाँ चली गई? कहीं कल रात वो कातिल यहाँ आया तो नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो यही कहीं होगी। हाँ, इतना कहकर समर पूरे घर में ईशा को ढूंढने लगा। फिर वो घर से बाहर निकलकर ईशा को ढूंढने लगा। अंधेरा अब थोड़ा थोड़ा छट चुका था और सुबह होने लगी थी। तभी वो घर के आगे बने गार्डन में आया। वहां जब उसे ईशा टहलते नजर आई तो समर के जान में जान आई। वो भागकर ईशा के पास गया। उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बोला, तुम बिना किसी को इन्फॉर्म किए यूं बाहर क्यों चली आई? तुम जानती भी हो ये जगह कितनी खतरनाक है। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। पहले तो ईशा घबरा गई, फिर उसने समर को शांत करते हुए कहा, समर, पहले तो तुम शांत हो जाओ। मैं तो बस यहाँ वॉक करने आई थी और मैं हमेशा अकेले ही वॉक पर जाती हूँ। अकेले जाती होंगी पर यहाँ नहीं, समझी? ये मुंबई नहीं है ईशा। मैंने कल कहा था ना शिमला में सीरियल किलर घूम रहा है। फिर भी तुम। समर ने सीरियस होकर कहा। समर चिल करो यार, वो सीरियल किलर यहाँ क्यों आएगा? भला मेरी उससे क्या दुश्मनी? ईशा ने कहा और फिर से आगे चलने लगी। समर कुछ नहीं बोला, बस ईशा को आवाज देकर कहा, ये लड़की भी ना। रुको मैं भी आता हूँ। और फिर दोनों कुछ देर यूं ही टहलते रहे। ईशा तो शिमला की ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रही थी, पर समर अभी भी उस कातिल के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद तोता, माही और ईशा समर हॉल में बैठे हुए थे। माही कहती है, और कितनी देर लगेगी साहू, जल्दी लाओ ना चाय। साहिल जो आज सबको अपनी हाथों से चाय बनाकर पिलाना चाहता था, कहता है, आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। तोता कहता है, साले तेरे इस 2 मिनट के चक्कर में आधा घंटा हो गया। तुझे सच में चाय बनाना आता भी है या हमें उल्लू बन रहा है? तोते के इतना कहने की ही देर थी कि साहिल किचन से चाय की ट्रे लेकर आते हुए कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के लिए पेश है शेफ साहिल की बनाई लाजवाब चाय, जिसे पीते ही आप भी कहेंगे वाह वाह, चाय हो तो शेफ साहिल जैसी बना ना हो। ईशा चाय का कप उठाते हुए कहती है, ओ शेफ साहब, पहले चाय टेस्ट तो कर लेने दो, फिर डिसाइड करेंगे कि कितनी लाजवाब है चाय। सभी लोग चाय पीते हैं। सबके चेहरे देखकर पता लग रहा था कि चाय अच्छी नहीं थी। तोता बेकार सा मुंह करके कहता है, अबे ये चाय है या नमक का पानी? माही कहती है, साहिल तूने गलती से नमक तो नहीं डाला ना इसमें? साहिल को याद आता है कि माही सही कह रही थी, उसने शक्कर की जगह नमक का डिब्बा उठाया था। साहिल अपनी गलती मानते हुए घेरे से कहता है, वो क्या है ना, मेरे से गलती से शक्कर की जगह नमक चाय में चला गया। मैं अभी दूसरी बनता हूँ।
साहिल ये कहकर पीछे मुड़ा ही था कि ईशा कहती है, रहने दे साहिल, वैसे भी समर को पुलिस स्टेशन जाने में देर हो रही होगी और हमें भी तो निकलना है। चाय तो बाद में पी लेंगे, अब हम सब फार्म हाउस चलते हैं। ईशा की बात सबको ठीक लगती है और सभी समर को बाय कहकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद समर पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर करते हुए पांडे से कहता है, तो पांडे जी क्या उस लाश के बारे में कुछ पता चला? पांडे कहता है, कुछ नहीं सर, बहुत कुछ पता चला है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह के बेटे की थी। समर कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, वो पॉलिटिशियन? पांडे गंभीर आवाज में कहता है, हाँ सर वही। एकदम अजब इंसान है सर वो, एक नंबर का गुंडा। आप तो नए आए हो, आपके पहले का इंस्पेक्टर था ना, वो तो उसी की वजह से थाना छोड़ के भाग गया था। समर पांडे को डांटते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सुबह सुबह पीकर आए हो क्या? पांडे समर को समझाते हुए कहता है, जब आप उससे मिलोगे ना तब मेरी बात पर यकीन होगा आपको। पांडे के साथ इतने दिन काम करते करते समर इतना तो समझ गया था कि उसे समझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो बात बदलते हुए कहता है, पांडे जी इसके बारे में बाद में देखते हैं, आप मेरे साथ चलो, हमें एसीपी साहब का फोन आया था, हमें आज उन्होंने बुलाया है। पांडे कहता है, ठीक है सर, चलिए मैं गाड़ी निकालता हूँ। दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस वक्त वो दोनों एसीपी सर के केबिन में बैठे थे। समर कहता है, जी सर बोलिए, आपने मुझे कल कॉल किया था और मिलने को बुलाया था। एसीपी गंभीर आवाज में कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम समर? 2 महीने हुए इस केस को, तुम अब भी कातिल का पता नहीं लगा पा रहे हो। और तो और उस पॉलिटिशियन और एमएलए ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। ऊपर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। समर को पता चल जाता है कि वो किस केस की बात कर रहे थे। वो कहता है, सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही वो सीरियल किलर हमारे हाथ लगेगा। एसीपी थोड़े गुस्से में कहता है, मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए समर, रिजल्ट चाहिए मुझे। तुम उस भूपेंद्र सिंह को नहीं जानते, उसे अगर वो खूनी नहीं मिला तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जॉब जाएगी, समझे? उनकी बात सुन के समर पांडे की ओर तिरछी नजरों से देखता है। पांडे उसी की तरफ देख रहा था मानो आंखों ही आंखों में समर से कह रहा हो, देखिए मैंने कहा था ना, पर आप तो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। समर पांडे से नजरें हटाता है पर कुछ नहीं कहता। एसीपी आगे कहते हैं, देखो समर, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत होनहार ऑफिसर हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये केस हैंडल करने को दिया है। तुम्हें जल्दी उस सीरियल किलर को पकड़ना होगा और जब तक तुम उसे पकड़ नहीं लेते तब तक तुम एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकते, अंडरस्टूड? समर बेरुखे मन से कहता है, ये सर। इस वक्त समर और पांडे गाड़ी में थे, वो वापस थाने आ रहे थे। समर कब से उदास था और ये बात पांडे ने भी भाप ली थी। पांडे गाड़ी चलाते हुए ही कहता है, क्या हुआ सर, आप इतना चुप क्यों है सर? समर कहता है, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। पांडे बात को समझते हुए कहता है, आपको कल अपने दोस्तों से मिलना था ना सर? समर बेरुखे मन से पांडे की तरफ देखते हुए कहता है, एक तो इतने साल बाद मौका मिला था मुझे उनसे मिलने का, इस केस की वजह से तो मैं उनसे मिलना तो दूर ठीक से बात तक नहीं कर पा रहा हूँ। पता है कल जब मैं उनसे बात कर रहा था तब उनपे खमखा ही गुस्सा हो गया। दरअसल समर पांडे से बहुत कुछ बातें शेयर करता था जो वो दूसरों को नहीं बता सकता था। एक पांडे ही था जो उसे लगता था कि उसे समझता था और उसे सही ही लगता था। पांडे उसको बहुत अच्छे से समझता था। वो भले ही थोड़ा मजाकिया था, बातों को सीरियसली नहीं लेता था, पर पांडे के लिए समर सिर्फ उसका सीनियर ही नहीं था बल्कि एक दोस्त भी था। पांडे नरमी के साथ समर से कहता है, डोंट वरी सर, हम इस केस को जल्द ही निपटा लेंगे। वो दोनों थाने पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों थाने के अंदर जाते तो सामने का दृश्य देखकर शॉक हो जाते हैं। स्वीटेस्ट 10 भूपेंद्र सिंह का भौकाल। जब समर और पांडे थाने के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भूपेंद्र सिंह वहां पहले से मौजूद होता है जो उनका ही इंतजार कर रहा था। पांडे घबराहट के साथ समर से घिरे से कहता है, सर आज तो आपका दिन ही खराब है। पहले एसीपी सर से डांट और अब ये आफत। समर पांडे की तरफ एक नजर मारता है और बिना कुछ कहे अंदर की ओर आगे बढ़ता है। पांडे तो डर के मारे दरवाजे पर ही रुकता है।
भूपेंद्र से जब से वहां आया था थाने में एक सन्नाटा पसर गया था, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सभी पुलिसकर्मी डरे हुए थे उससे। भूपेंद्र सिंह था ही ऐसा जिसे देखते ही सामने वाला इंसान कांप जाए। समर भूपेंद्र सिंह के सामने आके रुकता है। भूपेंद्र सिंह जब से समर को एकटक ही घुरे जा रहा था। भूपेंद्र सिंह कहता है, तो तुम हो इस थाने के नए इंचार्ज? समर पहली बार भूपेंद्र को देख रहा था। समर नहीं जानता था कि वो कौन है। समर अपनी कुर्सी पर आके बैठता है और कहता है, जी, और आप? भूपेंद्र सिंह अपनी वही भारी आवाज में कहता है, तुम मुझे नहीं जानते या नाटक कर रहे हो ना जानने का? समर को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा था। भूपेंद्र सिंह आगे कहता है, मैं वही हूँ जिसके बेटे को उस दिन किसी ने बेरहमी के साथ मार दिया। भूपेंद्र सिंह नाम है मेरा, समझे? भूपेंद्र सिंह की आवाज से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे जरा भी दुख हुआ हो बेटे के जाने का। समर कहता है, ओ, तो आप ही है भूपेंद्र सिंह? आगे की बात समर पांडे की तरफ देखते हुए कहता है, काफी चर्चे सुने हैं सब में मुंह से आपके। भूपेंद्र फिर से गुस्सैल आवाज में कहता है, मेरे बारे में सुना है तो ये भी पता होगा ना कि मेरे दुश्मन को आसानी से बख्शता नहीं हूँ। मेरे बेटे को जिसने मारा है मुझे वो किसी भी हाल चाहिए, समझे? और अगर वो नहीं मिला तो एक फोन घुमाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे सभी साथी को यहाँ से गायब कर दूंगा। समर, वो खूनी जल ही सलाखों के पीछे होगा। और रही बात हमारी, तो हमें क्या करना है और क्या नहीं वो आप हम पे छोड़ दीजिए। आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समर की बात सुन के भूपेंद्र को गुस्सा तो आ रहा था पर वो जाहिर नहीं होने देता। पहली बार कोई पुलिस वाला उससे नजरें मिलाकर बात कर रहा था। भूपेंद्र से पहले तो समर को गुस्से से घुरता है, फिर वहां से उठकर चला जाता है। जैसे ही वो वहां से जाता है तब जाकर पांडे की जान में जान आती है। पांडे तेजी से समर की तरफ आते हुए घबराते हुए कहता है, अरे सर, आपको हमेशा शेर की मुंह में ही हाथ क्यों डालना होता है? आपको पता भी नहीं आपने किस आफत को बुलावा दिया है। क्या जरूरत थी उस भूपेंद्र सिंह से ऐसे बात करने की? समर पांडे से कहता है, और क्या करता आप ही बताओ, उसे देखा नहीं क्या आपने? हमारे ही थाने में आके हमसे कैसे बात कर रहा था। आप सभी पता नहीं क्यों इन देसी लोगों से डरते रहते हो। पांडे कहता है, पर सर, उसने इतना कहा ही था कि समर फिर से कहता है, पांडे जी आप ना खामखा ही टेंशन लेते हो। अब छोड़िए ये सब और मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय लाने को कहिए। आज का तो दिन ही खराब है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पांडे कुछ नहीं कहता, चुपचाप वहां से चला जाता है। इस तरफ साहिल, तोता, ईशा और माही सभी शिमला के शैली पहाड़ी पर थे। शैली पिक शिमला के प्रसिद्ध जगहों में से एक है। वो सब ऊंचे पहाड़ पर थे जहां से आसपास देखो तो मानो जन्नत की सैर कर रहे हो। शिमला में बर्फ तो गिरना अभी चालू नहीं हुई थी, पर इतनी ठंड थी कि पूछो मत। सभी ने ठंड से बचने के लिए स्वेटर और जुराबें पहन ली थी। नवंबर का महीना था, इसलिए ज्यादा टूरिस्ट वहां पर मौजूद नहीं थे। दिसंबर के बाद ही टूरिस्ट ज्यादातर आते थे। माही, तोता तो फोटो खींचने में लगे हुए थे। तोते को फोटो खींचना बहुत पसंद था, वो एक फोटोग्राफर भी था। दूसरी ओर ईशा एक जगह खड़ी होकर शिमला की सुंदरता अपने आंखों में उतार रही थी। शिमला मशहूर है अपने ऊंचे पर्वतों और नीले आसमान के लिए। पर्वतों की रानी कहे जाने वाले शिमला में इस वक्त सभी दोस्त खो से गए थे, पर एक शख्स था जो वहां पर होके भी नहीं था। वो और कोई नहीं बल्कि साहिल था। वो कब से कुछ सोच रहा था। ईशा जब उसकी ओर देखती है तो समझ जाती है कि कोई तो बात थी जो साहिल को परेशान कर रही थी। वो उसकी ओर चली जाती है और उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहती है, साहिल तुम्हें वो पेड़ दिखा क्या, कितना खूबसूरत है? उद्धरण चिन्ह। साहिल था कि वो खोया ही रहता है। ईशा फिर कहती है, साहिल देखो तो उस पेड़ पे बंदर बैठा है। जैसे ही वो ये बात कहती है साहिल उस तरफ देखने लग जाता है जहां ईशा ने हाथ से इशारा किया था। साहिल बड़े ही मासूमियत के साथ कहता है, कहा ईशा, मुझे तो नहीं दिख रहा। ईशा मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें नहीं दिख रहा पर मुझे तो दिखाई दे रहा है। वो परेशान बंदर जो मेरे आगे खड़ा है। कौन सी बात से इतना परेशान हो रहे हो मिस्टर? साहिल अपने मन की बात ईशा को कहने लगता है, ईशा तुमने कल तो देखा ना क्या हुआ। समर को शिखा का नाम सुनते ही कितना गुस्सा आया था, पर क्यों? मैंने समर को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा।
शिखा और समर का नाम सुनकर पहले तो ईशा थोड़ी चुप हो जाती है, बाद में साहिल को समझाते हुए कहती है, साहिल तुम भी ना इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रहे हो। समर अब पहले वाला समर नहीं है, वो एक पुलिस ऑफिसर भी है। और तुम तो जानते हो ना पुलिस वालों को कितना टेंशन होता है, बस इसलिए उसे शायद टेंशन हो किसी केस को लेकर। साहिल को भी ईशा की बात ठीक लगती है। साहिल को याद आता है कि समर ने उसे बताया था कि शिमला में इस वक्त एक सीरियल किलर लोगों को मार रहा है, शायद उसी बात की टेंशन समर ले रहा होगा, ऐसा साहिल को लगा। ईशा ने साहिल को तो समझा दिया था पर वो खुद भी इसी बारे में ही सोच रही थी।